आइए एक और कमजोर शुरुआत के संकेत आते दिख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से और एसजीएक्स निफ्टी से कल की गिरावट के बाद आज कमजोर खुलने पर क्या निचले स्तरों से आएगी रिकवरी, वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन कैसी रहेगी, रेंज क्या होगा, ट्रेड रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 2-3 दिनों से बाजार का मूड माहौल तो बिगड़ा हुआ है, पर आज कैसा एक्शन रहेगा और वीकली एक्सपायरी की किस तरह की वॉलिटिलिटी बन सकती है, इसी पर करेंगे चर्चा। अनिल सर बताएं, आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? अमेरिका से खराब ट्रिगर्स आते दिख रहे हैं, ढीले और खराब हैं थोड़े ट्रिगर्स वहां के। और आप देखिए अमेरिकी बाजारों में फिर से कल एक खराब सेशन रहा। मजबूत शुरुआत के बाद दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ नैस्डैक उम्मीद से कहीं ज्यादा गिरते हुए नजर आए, लगभग 350 अंक डाउ, 200 अंकों के आसपास की कमजोरी नैस्डैक में। लगातार चौथे दिन की कमजोरी आपको अमेरिकी बाजारों में दिखेगी। तो काफी अच्छा खासा करेक्शन ऊपरी स्तरों से होता हुआ दिखा है। एफआई दबाकर बेच रहे हैं और कहीं रुकने थमने का नाम नजर नहीं आ रहा। कैश मार्केट में लगातार 6 दिन से बिकवाली के आंकड़े और जनवरी का महीना होता हुआ खराब। नतीजे आए ढेर सारे, बजाज ऑटो के नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक हैं, उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं। मिड कैप्स में एल&टी इन्फोटेक के नतीजे उम्मीद से बेहतर नजर आ रहे हैं। नतीजों पर भी रहेगा रिएक्शन, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे रिजल्ट्स आपके लिए। और आज भी एक्शन वाला दिन है रिजल्ट्स के लिए। आज से 3 निफ्टी की कंपनियां और 5 वायदा कारोबार, कुल 8 कंपनियां वायदा कारोबार की ऐसी है जिनके नतीजे आज आप देखेंगे, तो इन पर रहेगा पूरा फोकस। बिल्कुल, तो नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, नतीजों के रिएक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, और ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी भी है। और सर, इन सभी संकेतों के बीच में एक जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, पहले उससे शुरुआत करना चाहूंगा सर। हमारे मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स, कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे से अच्छे रिकवरी के साथ पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, पर कल शाम को फिर से भारी गिरावट हुई। नैस्डैक अब ऊंचाई से 10% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है, तो टेक्निकली अब करेक्शन जोन में नैस्डैक आ गया है। और हमारे बाजारों में भी जितनी तेजी से हम ऊपर गए थे, लगभग उतनी ही तेजी से लास्ट 2-3 दिनों में हम नीचे भी आए। ये थोड़ा वॉलेटिलिटी समझाएं सर, और स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स और हमारे मार्केट्स का एक्शन। दीप, तो ये तो फिर है ना, बढ़ते वक्त ध्यान रखना था कि भाई धीमे धीमे बढ़े ताकि गिरते वक्त ज़्यादा जोर से न गिरना पड़े। ये बाजार का तरीका ही यही है कि जब बढ़ने में स्पीड होती है तो करेक्शन भी शार्प होते हैं, स्विफ्ट होते हैं। और आप देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस समय हम तेज़ी कर रहे थे उस समय भी हर रोज़ नया हाई, हर रोज़ नए लेवल्स, हर रोज़ 100 पॉइंट ऊपर बढ़ना, ये टेंडेंसी थी। मतलब मैं जब कल बैठकर देर रात वो नीचे के लेवल्स निकालने की कोशिश कर रहा था, तब देख रहा था, जब पीछे मुड़ के देखा था ऐसा लगता है कि अरे हम तो हर रोज़ 100-150 पॉइंट ऐसे बढ़ रहे थे कि मतलब जैसे करेक्शन आएगा ही नहीं। मतलब वो फोमो वाला मामला की फियर ऑफ मिसिंग आउट, दिसंबर में नवंबर में जो एग्रेसिव सेलर्स से बेचकर खाली कर गए, ऐसा लग रहा था जनवरी में वापस मिलेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी ले लो। इसीलिए देखिए, अगर बाजार धीमे धीमे चलेंगे तो घटेंगे भी धीमे धीमे, और बढ़ेंगे स्पीड से तो करेक्शन भी उतना ही शार्प और स्विफ्ट आता है। आप खुद सोचिए ना दीप, देखिए 16,400 से 18,400 ब्रॉडली 18,350 हाई हमने बनाया, 2,000 पॉइंट नॉन स्टॉप। आप कितना फास्ट बढ़ गए, करेक्ट। अगर नॉन स्टॉप इस तरह से तेजी से बढ़े तो वापस में अगर 500-700 पॉइंट का करेक्शन तेजी से आता है तो गलत नहीं। एक तो वो रीज़न है कि बढ़ने की स्पीड के साथ आप गिरने की स्पीड को भी मापिए। दूसरा रीज़न ये भी है दीप कि आप लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं, तो वहाँ पर आपको नेचुरली काफ़ी अटके हुए लोग जिन्होंने 2000 पॉइंट निफ्टी नीचे देखे हैं, फर्ज करें आपने ना 18,000, 18,200, 300, 400, 600 पर आपने निफ्टी खरीद लिया, अटक गए, लेकिन आपकी ताकत है खड़े रहने की और आप में भरोसा है कि आगे पीछे कभी न कभी तो निफ्टी वापस लाइफ टाइम हाई बनाएगा। अब अगर आपकी प्राइस के आसपास आते हैं तो नेचुरली आप एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आप कई ट्रेडर्स से पूछेंगे तो इस एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लगभग सारे ट्रेडर्स के माइंड में होती है कि कई बार जब आप अपनी किसी ट्रेडिंग पोजीशन में भारी भरकम नुकसान देख लेते हैं, भारी भरकम नुकसान मतलब आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा का नुकसान, समझिए आपने 100 रुपये में स्टॉक खरीदा, आपको लगा कि 105 में बेच देंगे, लेकिन वो 105 में बेचने के बजाय स्टॉक करेक्ट हो गया, घटते घटते 75 रुपये हो गया। यानी कि आप कहाँ 5 रुपये कमाने जा रहे थे, कहाँ 25 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। और उसके बाद बाजार रिकवर होकर अगर वापस से आपका स्टॉक 100 रुपये पर आ जाए तो आप उसी प्राइस पर बेच कर जो खुशी मिलती है ना, वो 105 या 110 पर बेच कर भी नहीं मिलती है। तो इसलिए लाइफ टाइम हाई के नज़दीक वापस अगर आपका भाव आता है और आपको एग्जिट करने का मौका मिलता है तो उसकी खुशी कहीं ज़्यादा है कमाने से। ये आपको कई सारे ट्रेडर्स अपने अनुभव से बता सकते हैं, जिनसे मैं कई बार रेगुलरली बात करता हूं, तो समझ में आता है कि मतलब वो कहते हैं बाजार की भाषा में जान छूटी,
निकलो। तो ये जब लाइफ टाइम हाई के आसपास ये वाला जिन लोगों के पुराने प्राइसेस आ रहे हैं वो एग्जिट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसके बीच में जो दो चीज़ें होती हुई दिख रही है, ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना, महंगाई बढ़ना, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ना, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्या एक्सपेक्टेड नहीं है कि अमेरिकी बाजारों का करेक्शन, और क्या एक्सपेक्टेड नहीं था जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक एफआईएस की फिर से तेज बिकवाली का दौर। तो दो नए फैक्टर थोड़े से अनएक्सपेक्टेड आए, खबरों के हिसाब से नहीं, ट्रिगर के हिसाब से नहीं, लेकिन एक्शन के हिसाब से। पता सबको है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़नी है, पता सबको है कि टेपरिंग होनी है, लेकिन पता ये नहीं कि बाजार किस दिन रिएक्शन देगा। सो अमेरिकी बाजारों ने उस पर रिएक्शन देना शुरू किया और एफआईआई ने अपनी बिकवाली फिर से शुरू की। तो इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर थोड़ा सा बाजारों का जो करेक्शन है वो फास्ट होता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी अगर आपको लगे फास्ट है तो दीप, मुझे एक्चुअली बताऊं ऑनेस्टली, कोई ऐसा खास फास्ट लग नहीं रहा। सिंपल फॉर्मूला रखें, जितना आप बढ़ रहे हैं निचले लेवल से उतना 1/3 तो आप कभी भी गिर सकते हैं, ये ध्यान में रखें। मतलब कई बार है ना, पुराने ज़माने के लोगों से आप पूछेंगे जो ट्रेडिंग में बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे, वो ये मानकर चलते हैं कि आपने ट्रेडिंग में जितना कमाया उसका 1/3 तो आपको वापस देना ही है। इससे आप करेक्शन को जोड़ें। फर्ज करें आपने ट्रेडिंग में करते करते अगर आपने 100 रुपये कमाए तो आप ये मान के चले 30-35 रुपये तो आपके वापस जाएंगे। लेकिन आपकी समझदारी कब है? आपकी समझदारी तब है कि जब आपका नुकसान 30-35 पर ही हो और आप रुक जाएं, उससे ज़्यादा नुकसान न करें। और इसी लिहाज से अगर 2000 पॉइंट की तेज़ी एक तरफा हुई है नीचे से निफ्टी में, तो 700 पॉइंट का, 650 पॉइंट का, 750 पॉइंट का, 700 पॉइंट के आसपास का ब्रॉडली अगर करेक्शन आता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं, उसको रनिंग करेक्शन के तौर पर मानकर चलें। इसलिए काफ़ी लोग हैं परेशान, इसमें कोई डाउट नहीं, एक आध दिन की कमज़ोरी से, लेकिन मैं इतना दुखी और परेशान नहीं हूँ। रनिंग करेक्शन है, ऐसे करेक्शन बाजार में हमेशा आएंगे और इन्हें एग्जैक्टली टाइम पर, लेवल पर पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली लेवल पकड़ना तो नामुमकिन है। ये तो आपकी बात, गिरावट में भी आपने बताया था कहाँ पर बॉटम का कंफर्ट आ रहा है। और मेरे को याद है 2 दिन पहले जब बैंक निफ्टी पे ज़बरदस्त तेजी थी तब आपने ये भी कहा था कि अब मुनाफा वसूलने का वक्त है, खरीदारी का नहीं। पर ट्रेंड हमारा बदल सकता है सर, क्योंकि निफ्टी भी ऊंचाई से करीब 400-450 पॉइंट्स नीचे है, बैंक निफ्टी भी तेजी से गिरा है, तो क्या ट्रेंड थोड़ा बदल सकता है बाजार का? बदल सकता है, लेकिन ट्रेंड बदलने के लिए आपको ज़रूरत यह है कि आप 17,750 के नीचे बंद हो। दीप, आपको याद होगा 17,750 17,850 के बीच में काफ़ी वक्त बिताया निफ्टी ने। 17,800 के आसपास 3-4-5 बार क्लोजिंग दी और हम बार बार ये कहते नहीं थोड़ा और बढ़ने दो, एक बार अच्छे से 17,800 के ऊपर क्लोज हो जाए, उसके बाद हम ट्रेंड में बदलाव करेंगे न्यूट्रल से पॉजिटिव। आप रोज़ पूछते भी थे और मैं रोज़ कहता था एक आध दिन और देख लेते ना दीप, एक आध दिन और देख लेते। मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन हमें लगे थे ट्रेंड को न्यूट्रल से पॉजिटिव करने में, ठीक है। अब जिन लेवल के ऊपर हमने ट्रेंड को न्यूट्रल से पॉजिटिव किया वो 17,800 ब्रॉडली है। आप देखिए 2000 पॉइंट की करेक्शन, 700 पॉइंट आप मान लें 1/3 करेक्शन होना है। 700 पॉइंट यानी 17,350 से 700 पॉइंट गिनेंगे तो आपका आता है लगभग 17,650 के आसपास का, ठीक है ना। नहीं 350, 600, हाँ 17,600 के आसपास का आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लेवल के आसपास से आपने करेक्शन एक ब्रेकआउट दिया, उसके नीचे बंद होने के बाद आपको ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल, पॉजिटिव से न्यूट्रल करना चाहिए। तो 17,750 के नीचे ट्रेंड आपके लिए न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। ज़्यादा प्रिसाइज लेवल वैसे 17,600 होता है, मैं 17,750 इसलिए दे रहा हूँ कि बजट का वक्त है, ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल है, तो आपकी रिस्क थोड़ी सी कम रहे। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और अगर आप वाकई में रनिंग करेक्शन को करेक्शन नहीं मानते, वो बाजार की आदत मानकर चलते हैं, तो 17,750 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो ही आपको चिंता करनी है, तो ही आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन कम कर लेनी है। इसका मतलब ये है कि अगर 17,750 होल्ड होता है और बाजार बीच बीच में उछाल देता है तो आपको उस उछाल में प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन हल्की भी करनी है। दीप, आपको याद होगा लगातार 3 दिनों से हम एक ही बात कह रहे थे कि आपको जो भी खरीदारी करनी है वो लेवल पर ही करनी है, लेवल के पहले नहीं करनी है। निफ्टी अगर ऊपर खुलता है, बाजार ऊपर खुलता है, तो आपको हर किसी लेवल पर नहीं खरीदना है। इनफैक्ट बेचने का कॉल बैंक निफ्टी पर 38,800 के आसपास ही आया था, हालांकि उतना गिरेगा वो अंदाज़ा नहीं था, मैं ऑनेस्टली फिर भी कहता हूँ। तो ओवरऑल यही है कि आपको ऊपर के लेवल पर जब भी रिकवरी आए थोड़ी हल्का होना है, क्योंकि आपके सामने एक बड़ी इवेंट बजट की भी है, और दूसरा ये कि ग्लोबल मार्केट थोड़े से वोलेटाइल है, तीसरा एफआईआई की बिकवाली भी है। तो थोड़े अलर्ट रहें, ऊपर में पैनिक ना करें, जब तक 17,750 के नीचे बंद ना हो तब तक पैनिक ना करें, लेकिन ऊपर में हल्के भी होते चलें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। जी दीप।
एब्सोल्युटली सर, तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बट पैनिक नहीं करना है। सर एफआईएस की आपने बात करी तो अब तक 13 सेशंस हो गए हैं इस साल, इस महीने, और हमने देखा है कि सिर्फ 5 सेशंस में एफआईएस की खरीदारी रही है लगभग 3,100 करोड़ की। उसके सामने 8 सेशंस में 10,500 बल्कि ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की एफआईएस ने बिकवाली करी। तो नेट नेट इस साल ऑलरेडी एफआईएस 7,700 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। थोड़ा ज्यादा फिगर नहीं दिख रहा सर, और स्पेशली पिछले 3-4 दिनों से तो बड़े सेल फिगर्स निकल कर आए हैं थोड़े। जी बिल्कुल दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बड़ा फिगर दिख भी रहा था। पहले हम मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अब बात वो है कि एफआईएस की बिकवाली का मुकाबला आप तब कर सकते हैं कि जब बाकी सब ठीक हो। मतलब पॉइंट ये है कि देखिए, आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो आप है ना बाकी काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब सब कुछ। लेकिन इसके साथ ही अगर आपका टेम्परेचर 101 102 हो जाए तो फिर आपको लगेगा भाई ये तो मामला बुखार में भी पहुंच गया है। हाल वही है, एफआईएस की बिकवाली आपके लिए सर्दी जुकाम की तरह, लेकिन साथ में ग्लोबल मार्केट्स में अगर अमेरिका में बुखार आ जाए तो फिर दोनों चीज़ साथ में झेलना मुश्किल है। फिर उसके लिए आराम करना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है। हमारे बाजार वही कर रहे हैं। देखिए, जनवरी की शुरुआत में थोड़ी एफआईएस ने खरीदारी के संकेत दिए थे। नवंबर दिसंबर का महीना कोई खास अच्छा नहीं था, इनफैक्ट खराब था। तो ऐसा लगा कि नए एलोकेशंस हो रहे हैं, नया पैसा आ रहा है। फिर फर्स्ट वीक के बाद थोड़ी थोड़ी बिकवाली, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की। ऐसा लगा कि चलो लाइफ टाइम हाई के आसपास, मार्केट 2-3% ही दूर है वहाँ से, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो कोई गलत शायद नहीं है। लेकिन जो उसके साथ साथ अगर आप कंबाइन करके देखें कि एफआईएस की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट्स दोनों साथ में आएंगे तो दिक्कत है। अगर दोनों साथ में नहीं होंगे तो हम संभाल लेंगे। अगर खाली ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर है और एफआईएस की बिकवाली है तो भी आप 2,000 पॉइंट बढ़ सकते हैं। अगर एफआईएस की बिकवाली नहीं है और ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है और एफआईएस की, तो भी आप कर सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने पर एक तरफा मूव आता है। अगर दोनों खराब है तो हम जोर से गिरेंगे, और दोनों अच्छे हैं तो जोर से बढ़ेंगे। और अगर दोनों के बीच में अगर एक इधर एक इधर, तो हम हमारे दम पर मजबूत रह जाएंगे। सो या तो हम न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, लेकिन दोनों तरफ के फिगर होने का एक ही मतलब निकाला जाए कि फिर ऐसे में आपको ऊपर में हल्का रहना है, सावधान रहना है, पोजीशन कम करनी, सिंपल। अंडरस्टूड सर, तो ये क्लियर एक मैसेज आ रहा है, जब तक वो कन्विक्शन वापस नहीं आता तब तक ऊपरी स्तरों पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो बताएं सर, फिर आज कहां पर है आपकी नजर? वीकली एक्सपायरी का भी है दिन। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर ही है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह के संकेत आपको अमेरिका से आते दिखे, बॉन्ड यील्ड 1.90 तक भी पहुंची है वहाँ पर, और मुझे लगता है कि फेड ब्याज दरें कब बढ़ाएगा, जब बढ़ाएगा, लेकिन उसके पहले अमेरिकी बाजारों ने ब्याज दरें बढ़ा दी है और बॉन्ड यील्ड 2% की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो एक तरफ से दीप आप ये अच्छा भी मान सकते हैं कि अब फेड की ब्याज दरें बढ़ाने का मामला फॉर्मेलिटी हो जाएगा, करेक्ट। मार्केट ने तो पहले ही बढ़ा दी, बॉन्ड यील्ड पहले ही ऊपर हो गए, तो काफ़ी हद तक फिर जब फेड एक्शन लेगा तब शायद ज़्यादा डर ना लगे, ठीक है। अब दोनों तरह की चीज़ें होती है। देखिए, बीच में आपको याद होगा एक बार बॉन्ड यील्ड घटकर 1.25 1.30 तक आ गए थे, राइट। तब डर ये था कि इकोनॉमी खराब होगी, ग्रोथ नहीं आएगी, और ऐसे में अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो बॉन्ड यील्ड ऊपर कैसे रहेंगे। उस समय भी बाजार डरे थे। कभी बाजारों को क्या है, करेक्शन देने का बहाना चाहिए। कभी बॉन्ड यील्ड 1.30 पे आ जाए तो घट सकते हैं, कभी 2% के आसपास आ जाए तो घट सकते हैं। सो हर वक्त के मूड माहौल को उसके साथ में जोड़ के देखना जरूरी है, उन लेवल्स पे देखना जरूरी है। अगर आप मार्केट में लाइफ टाइम हाई पर हैं और बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी तेज़ी से घट जाएं तो भी आपको लगेगा अरे हम बिना मतलब लाइफ हाई पे हैं, ग्रोथ तो आएगी नहीं। अब आप बॉन्ड यील्ड 2% के आसपास हैं और आप लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं तो भी आपको डर लगेगा, अरे इतने ज़्यादा बॉन्ड यील्ड्स हैं, इक्विटी से पैसा डेट में चले जाएगा। तो ये सब करेक्शन के बहाने हैं, कब किस तरह का आएगा आप कह नहीं सकते। तो दोनों तरफ बाजार रिएक्शन देता है, कई बार पॉजिटिव साइड पर, कई सब बार नेगेटिव साइड पर। तो ग्लोबल संकेत आज के लिए नेगेटिव है दीप, एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं। एक संकेत जो बड़ा चेंज हुआ है वो है एफएनओ का। एफएनओ के संकेत पॉजिटिव साइड पर हो रहे हैं। आज जिस तरह से पोजीशंस घटकर आई, से हम विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन सेंटिमेंट थोड़ा सावधानी भरा, कॉशियस से नेगेटिव है इस वक्त आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये हैं सारे संकेत और इस पर थोड़ी डिटेल में भी बात करेंगे सर, पर पहले बताएं फिर जो आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले तो एक लाइन मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि अगर 17,750 के नीचे बंद होता है निफ्टी तो ही आप ये मानकर चलें ट्रेंड आपका पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। जब तक 17,750 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। सावधानी करने में और चिंता करने में दोनों में फ़र्क है शब्दों में, उसका मतलब अच्छे से हिंदी डिक्शनरी में देख लें। सावधानी रखनी, चिंता 17,750 के नीचे।
17,825 17,875 दिन के लिए सपोर्ट जोन है पहला। इस रेंज में खुलकर रुकने की होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे 17,750 17,800 खरीदारी की जगह बन सकती है। ऊपर में 17,975 18,050 ये 75 पॉइंट की रेंज रुकावट है। इसके पार निकलना मुश्किल है, निकले तो 18,125 18,200 परफेक्ट शॉर्ट जोन, प्रॉफिट बुकिंग जोन। बैंक निफ्टी 37,700 37,850 दिन के लिए सपोर्ट जोन है। कल भी हमने इसी रेंज में सपोर्ट लिया, रिकवरी दिखाई। इसके नीचे जाने की संभावना कम है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि कम कमजोर दिख रहा है। फिर भी किसी भी संभावना से आप इनकार न करें, मैं भी नहीं करता। 37,375 37,500 अगला जो रेंज है, वो आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने के लिहाज से। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,200 38,350 हल्का फुल्का लेवल है जहाँ जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। उसके ऊपर 38,475 से 38,600 वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट्स दोनों बनते हुए आपको नजर आएंगे। अब आइए दिन की रेंज देख लीजिए। 17,875 17,000 18,000 ये आपके लिए हो गई दिन की छोटी रेंज। 17,800 18,050 दिन की मीडियम रेंज। 17,750 से लेकर 18,125 दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी 37,750 के आसपास सपोर्ट है, तो एक बार 37,750 38,200 ये दिन की छोटी रेंज है। 37,500 38,350 मीडियम रेंज है, और 37,375 से 38,475 की ये बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज। ये सारे सपोर्ट जोन और रेंज डीप आपके लिए। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेडिंग रेंज आपके सामने है। सर, कल की जो बिकवाली हुई है उसमें क्या बदलाव हुए हैं? एफआईएस की पोजीशनिंग में पीसीआर क्या संकेत दे रहा है? 64 से 60% घटकर आई है एफआईएस की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। अच्छा संकेत है। और दीप कल दोनों ही हुआ है, तेजी की पोजीशन भी घटी और उतनी की उतने शॉर्ट्स भी बने। तो कल के सेशन में थोड़ा सा एफआईएस बेरिश ज़्यादा होते हुए दिखे। शायद वही होगा दीप कि 18,000 के नीचे आने पर थोड़े से वो जो शॉर्ट कॉल ट्रिगर होते हैं, मशीन ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, हेजिंग वाले सौदे करते हैं, वो होते हुए कल नजर आए। तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 4% घटी है। एक तरह से अच्छा भी है कि एफआईएस धीमे धीमे और कम होते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही तरीके से देख सकते हैं आप। दूसरा है पुट कॉल रेशियो 0.92 से घटकर 0.78। इसमें कोई डाउट नहीं कि ओवरसोल्ड के बेहद करीब है। 0.65 0.7 होता तो मैं पक्का कहता कि ओवरसोल्डर यहाँ पर 100% रिकवरी आनी है, वो आज ही आ जाएगी। हो सकता है गैप से खुलने के बाद अगर आप 0.65 0.7 के आसपास के पुट कॉल रेशियो पर आ जाए तो वो ओवरसोल्ड होगा और वहाँ से 100% रिकवरी आएगी। फिर भी आज दिन के लिए जो भी लोअर लेवल बने वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आना तय है। वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी कॉल राइटिंग तगड़ी होकर रखिए, लेकिन ये ध्यान रहे बाजार शॉर्ट साइड पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हल्का भी कहीं डाउ फीचर से थोड़ा सपोर्ट आ गया या मार्केट नीचे से कहीं रिकवरी के संकेत दे दिए, आप एक चीज़ समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, डाउ फीचर्स भले थोड़े ही सही लाल निशान में, और एशिया में कहीं कोई कमज़ोरी का माहौल है नहीं दीप। हांगकांग मजबूत है, निक्केई मजबूत है, चाइना हरे निशान में है, तो बाकी ग्लोबल मार्केट्स उतने ख़राब है नहीं। तो मुझे लग रहा है एसएक्स निफ्टी थोड़ी ज़्यादा कमजोरी दिखा रहा है। यही हाल है इस वक्त। अगर जिस हाल पर हम हैं कि 0.5% ऊपर निक्केई, 0.25% हांगकांग, अगर ऐसे 9 बजे 9:15 पर ऐसे रहते हैं तो शायद आपको निफ्टी 15-20 पॉइंट भी नीचे खुलता हुआ ना दिखे, उससे ज़्यादा ना दिखे। 17,900 के नीचे खुलेगा ही नहीं, 17,938 पर आप बंद हुए। तो मेरा ये समझना है कि शायद उतनी कमज़ोरी ना हो जिस तरह का माहौल अब है। अगर डाउ फीचर से लुढ़क जाए तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग का मामला इस पुट कॉल रेशियो पर बनता है। विक्स पता नहीं, इतनी वॉलेटिलिटी के बाद भी अनचेंज है, कैसे कैलकुलेशन होती है भगवान जाने। बिल्कुल। तो थोड़ा निचले स्तरों पर आप रिकवरी के आसार एक्सपेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीसीआर कंफर्टेबल है। देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स भी इस समय सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो बताएं सर, फिर जिनकी मौजूदा पोजीशंस हैं वो क्या करें आज? देखिए, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दे रहा हूँ। अब मैं आज भी स्टॉप लॉस में बहुत कश्मकश में था, क्या करें, मतलब 17,000 से। देखिए, वैसे एक चीज़ क्लियर है, कल 17,950 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस था, उसके आसपास बंद हुए 938 पे। किसी ने लगा लिया तो ठीक, नहीं लगाया तो आज भी आप रख सकते हैं 17,950 का, क्योंकि गैप से नीचे खुलने का संकेत आ रहे थे। 17,750 के नीचे ट्रेंड बदलता है, तो फिर मैंने सोचा कि स्टॉप लॉस वहीं पर रखा जाए। लेकिन अगर आपकी ताकत 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखने की नहीं है तो फिर आप अपनी श्रद्धा से के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें। अब जो बनकर आ रहा है नया स्टॉप लॉस वो 17,750 का है। बैंक निफ्टी हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा 37,700। ये क्रिस्टल क्लियर वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, इसे मेंटेन करना है इंट्राडे में भी क्लोजिंग बेसिस पे। इसमें कहीं इफ और बट नहीं है। शॉर्ट साइड पर आइए,
निफ्टी में स्टॉप लॉस 18,125 का है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जिनको छोटा लगाना है 18,000 का लगाएं, जिनको और बड़ा लगाना है 18,200 का भी लगा सकते हैं। मैंने बीच का दिया है 18,125 का, लेकिन अगर बहुत गैप से खुल जाए तो फिर 18,000 के स्टॉप लॉस पर आ जाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बैंक निफ्टी 38,500 ये स्टॉप लॉस होगा आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, ये ध्यान में रखिएगा आप। अब आइए नई पोजीशन। निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। बढ़िया खरीदारी की जगह जो है वो 17,750 से 17,825 की रेंज में है। यहाँ पर दीप खरीदारी करें आप, और ऊपर के स्टॉप लॉस आपको लगाना है 17,700 का, और टारगेट जो आपको बनेगा दीप 17,875 17,925 छोटे टारगेट है, 17,975 18,000 मीडियम टारगेट है, 18,050 18,125 ये फाइनल टारगेट है आपके लिए निफ्टी के। कल भी निफ्टी में हमने जो खरीदारी की रेंज दी थी दीप 17,975 18,050, उसी रेंज में पूरे दिन भर टाइम पास किया निफ्टी ने सपोर्ट रेंज में, और फाइनली वहीं पर वहाँ से थोड़ा सा ऊपर बंद हुए। तो अगर आप कल खरीद पाए उस रेंज में तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आज 17,750 17,825 की रेंज निकल कर आती है। जो लोग बेचना चाहते हैं, अब बेचना कहाँ है ये तो बड़ा क्रिटिकल है। मैं कंफर्टेबल 18,125 के आसपास हूँ, लेकिन मुझ में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि गैप से खुलने के बाद हम 18,000 को आसानी से पार कर पाएंगे। तो 17,975 के ऊपर से आपको मन बनाना शुरू करना है कि हमें कब बेचना है, क्या बेचना है। 18,000 से 18,125 अच्छी रेंज है जहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। मल्टीपल लॉट्स बेचते हैं तो 18,000 पे थोड़ा बेच दें, 18,050 पे थोड़ा बेच दें, 125 पर बेच दें, लेकिन उस समय के मूड माहौल को देखकर। अगर 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स आपको ऊपर दिख जाए तो फिर हड़बड़ी ना करें बेचने की, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है, बाजार ओवरसोल्ड भी है। तो बेचने के लिए उस समय का मूड माहौल देखना ज़रूरी है। जैसा कि आपने परसों कैसे देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी 38,800 पर है और डाउ फ्यूचर्स 250-300 पॉइंट नीचे है, ट्रेडिंग रेंज का एकदम हायर एंड है। वहाँ पर किसी का इन्विटेशन आपको नहीं चाहिए बेचने का, कॉमन सेंस से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि हर चीज़ों को देखकर। वैसे ही सेम चीज़ है कि आपको बेचने के लिए अगर समझिए डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे हो और अगर आप 18,000 18,050 पे हो तो फिर किसी को पूछना नहीं है, वहाँ बेच देना है। और ये डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर हो जाए तो आपको 18,125 तक का इंतजार करना है, ठीक है ना। तो वो देख के आप दिमाग लगाइएगा कि किस लेवल पर किस वक्त किस पोजीशन में बेच रहे हैं। 18,225 का स्टॉप लॉस होगा, 17,925 17,875 दो छोटे टारगेट, 17,825 17,802 मीडियम टारगेट और 17,750 का फाइनल टारगेट, जिसके लिए निफ्टी में बिकवाली करने की राय है दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर लेवल्स। अग्रेसिव ट्रेडर्स को कुछ नहीं करना है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ही खरीदारी या बिकवाली करें, पोजीशन और सेंटिमेंट देखते हुए उस समय। बैंक निफ्टी पर क्या करेंगे सर? इधर दीप मैं खरीदने की रेंज दे रहा हूँ बहुत दूर की, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन वो क्या करूँ मैं, जो सही लेवल आ रहा है वो बताना जरूरी है। और कहीं गलती से बैंक निफ्टी वो एक दिन मजबूत है एक दिन कमजोरी वाले मामले में आ जाए तो कल बड़ी मुश्किल से मजबूती दिखाई, और पता नहीं आज अगर मूड बदल जाए तो हम तैयारी रखेंगे, ना आए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। 37,375 37,500 दूर की लेवल है, लेकिन ये रेंज है खरीदारी करने की, और स्टॉप लॉस होगा आपका 37,250 का। टारगेट 37,700 775 875 925 और 38,000। थैंक यू वेरी मच, बस इतने ही टारगेट। एग्रेसिव ट्रेडर है तो बैंक निफ्टी खरीदे, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी रेंज है, ऐसे नहीं खरीदना। 37,700 37,850 की रेंज में लीजिएगा, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 37,600 का। टारगेट बनेंगे 38,000 38,125 छोटे टारगेट, 38,200 38,325 मीडियम टारगेट, 38,400 38,475 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा बैंक निफ्टी में एक एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर लिया जा सकता है कॉल, शुरुआत के 10-15 मिनट को मूड माहौल को देखकर। अगर शुरुआत के 10-15 मिनट में बैंक निफ्टी आपको थोड़ा बेहतर संकेत दे, कम कमजोरी के संकेत दे, तो पहले बैंक निफ्टी पर आक्रमण कीजिए खरीदारी करने का। और अगर आपको बैंक निफ्टी एक दिन मजबूती एक दिन कमजोरी वाली रेंज में आता दिखे तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर वाली रेंज में मत खरीदिए, नीचे का इंतजार करें। अब आइए बेचना है तो बिल्कुल बेचना चाहिए। 38,350 38,475 अच्छी रेंज है जहां पर आप कर सकते हैं बिकवाली। स्टॉप लॉस लगाइएगा 38,600 का। टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे 38,225 38,050 दो छोटे टारगेट, 37,850 37,775 दो मीडियम टारगेट, 37,700 और फाइनल लगा तो एक 37,500 तक का टारगेट और ऐड कर दें, वहां तक के लिए आपको करनी बिकवाली, अदरवाइज इतने भी काफ़ी हैं। जी दीप। ओके सर, तो चलिए ये है आपके लिए सारे नई पोजीशंस बनाने की सलाह निफ्टी बैंक निफ्टी। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी यहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा खरीदारी का बैंक निफ्टी में। लकली सर बैन लिस्ट में फ्रेश एडिशन नहीं हुए हैं, वैसे पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं, तो 6 स्टॉक्स बने हुए हैं बैन में। BHEL, ग्रैन्यूल्स, एस्कॉर्ट्स,
सेल, इंडिया बुल्स हाउसिंग और साथ ही वोडाफोन आइडिया। लग रहा था सेल शायद बाहर आ जाए, बट इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं। सर थोड़ा डेटा बताएं, एफआईएस के ब्रॉडर डेटा को तो हमने टच किया, पर कल भी कैश में बड़ी बिकवाली है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी कल एफआईएस की दिखी सर। थोड़ी सी राहत वाले हैं संकेत कि भाई स्टॉक फ्यूचर्स में बेचे, लेकिन राहत इसलिए ज़्यादा नहीं कि वहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया कैश में। 2700 करोड़ का बेच के 950 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। 1260 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे। नंबर तो दीप देखिए ख़राब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। हम किसी भी तरह से कोई सांत्वना नहीं ले सकते, और अगर किसी को गलत फहमी और जो डेटा सिर्फ ऐसे पड़ता है, ओहो इतना खरीदा है 11,800 करोड़ का, तो अपने आप का मन बहला नहीं सकता। 11,800 करोड़ के ऑप्शन खरीद के एफआईएस को, ऑप्शन खरीद के कुछ नहीं होता। वो हेजिंग के लिए आप फ्यूचर शॉर्ट करो और ऑप्शन खरीदो तो उसमें फ़ायदा क्या है, करेक्ट। तो मेरा पॉइंट है कि जब तक आपको सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा महत्व है कैश मार्केट की खरीदारी बिकवाले का, उसके बाद महत्व है स्टॉक्स की खरीदारी बिकवाले का फ्यूचर्स में, उसके बाद महत्व है स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी बिकवाले का। स्टॉक्स कैश मार्केट में, स्टॉक्स फ्यूचर्स में, फिर तीसरे नंबर पे इंडेक्स फ्यूचर्स में, और फिर जाके आपका ऑप्शंस में मामला आता है। तो ये 11,000 करोड़ की खरीदारी से ऐसा मन मत बोले अरे एफ ने बहुत लिया आज इसलिए बढ़ना है तो और रीजन से बढ़ेगा कि और सोल्ड है, ग्लोबल सपोर्ट आएगा, अच्छे लेवल से घूमेंगे, इस वजह से नहीं बढ़ेगा कि ये 11,800 करोड़ के आंकड़े से अपना मन मत बहलाएगा, छोड़ दीजिए इसको। अब आइए वायदा कारोबार। 18,000 मेक और ब्रेक लेवल है दीप। 18,000 के लेवल पर कल 70 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में और 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स कल ही जुड़े। तो अगर आपको मजबूती दिखानी है, और मैं तेजी तभी से गिनूंगा जब 18,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। 17,938 पर आप बंद हुए, 70 पॉइंट 60 पॉइंट बढ़ जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 पॉइंट बढ़ने के बावजूद भी मैं कमज़ोर ही मानूंगा अपने आप को। मेरी मजबूती का पहला पॉइंट 18,000 से शुरू होगा, ये ध्यान में रखें। 18,000 के ऊपर निकल कर टिके तो एक बार शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो 18,100 तक ले जा सकती है। वहाँ पर भी भर भर के कॉल राइटर्स पड़े, 70 लाख शेयर वहाँ पर भी है, जिसमें से 55 लाख, मतलब कल जो दबा के कॉल बेचे लोगों ने, मतलब जैसा, मतलब क्या बोले हम, हर एक लेवल पर 18,000, 18,100, 18,200। अच्छा, तीनों स्ट्राइक प्राइस पर दीप मजे की बात देखिए, 70 लाख शेयरों के कॉल राइटर्स खड़े हैं। 18,000, 18,100, 18,200। अब देखते हैं शॉर्ट कवरिंग में आएगी। अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो वो भी फिर वैसी फास्ट आएगी। फिर आप ये कहोगे कि देखो गिरने बहुत तेज़ी से गिरे, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो भी उतनी फास्ट आएगी कि आप 18,000 के ऊपर टिके तो ये लोग शॉर्ट काटने के लिए भागेंगे, फिर उसको 18,100 की तरफ ले जाएंगे। तो देखते हैं ट्रिगर होती या नहीं। सपोर्ट कहाँ है, हल्का फुल्का 17,900 के आसपास है, 40 लाख शेयर का। पुट में तो बेचारी पोजीशन ही नहीं है, कॉल्स के मुकाबले में आधी पोजीशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं के बराबर है। अब आइए बैंक निफ्टी। 38,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 38,000 के पुट पर 20 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 18 लाख शेयर हैं, बराबरी का मामला है। 38,000 के जब तक ऊपर है कोई टेंशन नहीं, 1% भी। असली टेंशन आपकी 37,700 के नीचे शुरू होनी चाहिए, और 38,500 अब आपके लिए हो गया है माउंट एवरेस्ट, जो आपसे पार नहीं होगा। खासतौर से सर्दियों के सीजन में आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो 38,500 ऊपर का हो गया आपका, और 38,000 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे आप हल्की कमजोरी फील करें। जी जी, अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी, आज की इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। आइए फिर देख लेते हैं कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं आज एक्शन में, नतीजे कहां पर आए हैं, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। देवांशी, वरुण और कुशल हैं तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के कुछ ट्रिगर्स और पोस्ट मार्केट नतीजे। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप कैश मार्केट में नतीजों की अगर बात करें तो एग्रोटेक फूड्स, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंचुरी टेक्सटाइल, साथ ही शॉपर्स स्टॉप, साउथ इंडियन बैंक, विमटा लैब्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, हडसन एग्रो और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज हैं जिनके आज नतीजे आते हुए दिखेंगे, और इन सब पर आज फोकस करके चलना है। एचसीएल टेक जो एक्स डेट आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा, डिविडेंड 10 रुपए प्रति शेयर का था, तो हल्का फुल्का आपको जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आज एचसीएल टेक पर भी देखने मिल सकते हैं। इसके साथ ही आईपीओ अपडेट दे दूं मैं आपको। एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, जहां पे पहले ही दिन 88% तक के आईपीओ भरता हुआ दिखा है। क्यूआईबी में अब तक कोई सब्सक्रिप्शन आता हुआ नहीं दिखा, लेकिन दूसरी तरफ जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो 1 गुना से ज्यादा हो चुका है, 1.32 टाइम्स ये सब्सक्रिप्शन होते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही नतीजों की अगर बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन के नतीजे अनुमान से थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं। जो कुल आय है वो एकदम फ्लैट आते हुए दिखे 4185 करोड़ पे, लेकिन कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 2.5% से कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार
बार 26% पे आते हुए दिखे हैं, 26.6% से घटकर, और मुनाफा भी 7% से कम होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, जो ओवरऑल अगर आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखें तो हमने देखा है कि जो अनुमान थे उससे कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो कुल आय है वो 26% पे आते हुए दिखी है, मुनाफा फ्लैट है, केवल 1% तक की बढ़त है, 318 करोड़ पे आती हुई दिखी, 314 करोड़ से बढ़कर। नेल्को अच्छे नंबर्स हैं, आय 18% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा इस बार 14 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 11.2 करोड़ से बढ़कर 26% का जंप यहाँ पे देखने मिला। और मार्जिन्स पे आप देखिए 19.75% पे पहुंचते हुए देखें, 18.4% से बढ़कर, और जो मुनाफा है उसमें 55% तक का बड़ा जंप आता हुआ दिखा है। मैस्टेक्स स्टडी सेट ऑफ नंबर्स कहलाएंगे, आय करीब 3% तक ऊपर आती हुई दिखी है, एबिट भी हमने देखा क्यूक्यू बेसिस पर 3% तक बढ़ती हुई दिखी है, मार्जिन इस बार 19% पर स्टेबल हैं, और जो मुनाफा है उसमें भी 2% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। इसके साथ ही तो ये सारे कुछ नतीजे हैं जिस पर आज सारे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। एब्सोल्युटली, तो ढेरों काउंटर्स हैं जो नतीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं। कुछ और खबरें भी हैं जो आज आपको स्टॉक्स में आती हुई दिख रही हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर है सिकाल लॉजिस्टिक्स को लेकर कि इस कंपनी की जो बिक्री की प्रक्रिया है वो अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है और इसके लिए जो बोलियां हैं उस पर विचार जारी है। इंसॉल्वेंसी के तहत करीब 4 बोलियां जो है वो मिली है। कॉफी डे की सब्सिडरी है सिकाल लॉजिस्टिक्स। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एमबी माइनिंग, प्रिस्टिन मालवा लॉजिस्टिक्स से बोली जो है वो इन लोगों ने कम से कम बोली लगाई है। इसके अलावा एग्रीगो ट्रेडिंग और विनिविंड पावर ने भी बोली लगाई है। क्रेडिटर्स ने करीब 1560 करोड़ के आसपास का क्लेम जो है वो किया है। तो इसके चलते आज आपको सिकाल लॉजिस्टिक्स जो है वहां पे नजर रखनी है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गड़बड़ी के चलते इस्तीफा जो है वो दिया है। बोर्ड ने 7 पर्सनल जानकारी ना देने का जो आरोप है वो लगाया है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आज पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल पे नजर रखेगा। पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी इस काउंटर में देखने मिली थी। जेकर काउंटर्स पे नजर रखेगा कि एमपी में शराब की जो कीमतें हैं उसमें 20% के आसपास की कटौती की गई है। कैबिनेट का ये फैसला आया है एमपी कैबिनेट का। इसके अलावा 4 प्रमुख शहरों में एयरपोर्ट और सुपरमार्केट में भी शराब अब मिलेगी और 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों को होम बार लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा। तो इनके चलते जो लिकर स्टॉक्स है वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। एविएशन काउंटर्स को देखिए, क्योंकि दिसंबर में घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है उसमें 52.9% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इंडिगो का दिसंबर में मार्केट शेयर जो है 54.3% से बढ़ के 54.8%। इसके अलावा स्पाइसजेट का दिसंबर में मार्केट शेयर जो है बिना बदलाव के 10.3% के आसपास है। लेकिन साथ ही साथ यूएस में 5G रोल आउट के चलते भारत और यूएस के बीच में चलने वाली जो फ्लाइट है करीब 5 फ्लाइट जो है वो भारत ने रद्द कर दी है। यहाँ पे भी नजर रखिएगा। और किर्लोस्कर फेरेस ISMT के अधिग्रहण मामले में सेबी ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिंदल पाइप्स ने सेबी में शिकायत की थी, तो जिंदल पाइप ने अब सेबी के फैसले के खिलाफ एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसमें चुनौती दे दी है। तो किर्लोस्कर फेरेस पे भी नजर रखेगा। एब्सोल्युटली, तो काफ़ी सारे खबरें हैं जहां पर आपको स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे और कुछ और खबरें भी बाकी हैं जो देवांशी के पास हैं। देवांशी, बताएं। बिल्कुल, आप देखिए IFCI इस पर आपको नजर रखनी है क्योंकि इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर 25 जनवरी को बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी और साथ ही सरकार को भी प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी कर सकती है कंपनी। शेयर इशू के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी की तरफ से बनती हुई दिख रही है। एस्ट्राजेनेका और साथ ही पेनेशिया, इनफैक्ट सिर्फ पेनेशिया बायोटेक और साथ ही कुछ ऐसी कंपनीज जो कोवैक्सीन जो इंजेक्शंस हैं वो बनाती हैं, उस पर आपको आज फोकस करके चलना होगा क्योंकि एक बड़ी खबर वैक्सीन और कोविशील्ड से जुड़ी हुई आती हुई दिखी है जहां पे DCGI ने फुल मार्केट अप्रूवल दे दिया है, यानी कि इमरजेंसी से उसको बाहर निकाल दिया है और अब वो ओपन मार्केट में भी जो वैक्सीन हैं उनको बेच पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। पेनेशिया बायोटेक की एक करार था, तो इस कंपनी पर आज आपको फोकस करके चलना है। और वेदांता, यहाँ पे भी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी जहाँ पे सिटी बैंक ने करीब 3.82 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 314 रुपीज 65 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ये ब्लॉक डील कल होती हुई दिखी थी। कुल मिला के 1200 करोड़ तक की डील साइज वैल्यू थी, तो इस पर भी आज फोकस करें। तो खबरें काफ़ी सारी हैं, फंड एक्शन भी हुआ है और नतीजों का भी रिएक्शन है। थोड़े और नतीजों पर भी वरिंदर बंसल से थोड़ी देर में करेंगे बातचीत। पर आइए तब तक ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी एक बार देख लें कुशल के साथ FIR में।
मॉर्निंग कुशल, बताइए क्या कहना है आज ब्रोकरेजेस का? मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एल&टी इन्फोटेक जिस तरह से यहाँ पर शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं, उसके बाद जेपी मॉर्गन ने इसको अंडरवेट से ओवरवेट पर अपग्रेड कर दिया है। साथ ही टारगेट्स 6500 से बढ़ाकर 7700 रुपए के अब ये सुझा रहे हैं। एचएसबीसी की खरीदारी की राय बरकरार रखी है, पर टारगेट्स यहाँ पर भी रेस किए गए 8100 से बढ़ाकर 8330 रुपए। और कॉन्ट्रास्टिंग रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की है, सेल मेंटेन किया इन्होंने, टारगेट्स 5062 से घटाकर 5018 रुपए के ये देते हुए दिख रहे हैं। दूसरा रिपोर्ट टाटा मोटर्स पर है, जहां पर जेफरीज ने मेंटेन बाई किया है और टारगेट 625 रुपए के दे रहे हैं। अर्ली टर्न अराउंड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कंपनी में, और जेलआर भी सिक्वेंशली इंप्रूव हो रहा है। साथ ही सीएलएसए की रिपोर्ट है, यहां पर भी कॉन्ट्रास्टिंग रिपोर्ट है, सेल की रेटिंग के साथ 408 रुपए के लक्ष्य ये भी सुझा रहे हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मौजूदा भाव 718 है और यहां पर अपग्रेड हुआ है अंडरवेट से ओवरवेट पर, और टारगेट 600 रुपए से बढ़ाकर सीधा 886 रुपए ये करते हुए दिख रहे हैं। नोमुरा ने भी अपग्रेड किया इसको खरीदारी की राय के साथ, और 875 के लक्ष्य ये दे रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहां पर ओवरवेट की राय मेंटेन रखी है। मॉर्गन स्टैनले ने टारगेट्स 1900 रुपए के यहां पर सुझाए जा रहे हैं। साथ ही बजाज ऑटो, यहां पर मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट जो है 4742 रुपए के दे रहे हैं। मौजूदा भाव लगभग 3400 रुपए का है। यूबीएस की रिपोर्ट है जस्ट डायल पर, जहां पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 1350 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। बट सिटी की जो रिपोर्ट है जस्ट डायल पर, वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि न्यूट्रल रेटिंग के साथ यहां पर टारगेट्स कट किए गए हैं 870 से घटाकर 825 रुपए के। Q3 एक बड़ा मिस था इनके हिसाब से, और काफी सारे चैलेंजेस जो हैं वो आगे दिख रहे हैं इनको मैनेजमेंट के लिए। साथ ही जेफरीज की राय है अपोलो हॉस्पिटल्स पर, यहां पर जो खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है वो तो सही है, पर कंपनी ने टारगेट्स भी बढ़ाए हैं, 5923 से बढ़ाकर 6060 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। 3 दिन पहले भी जो 3 ब्रोकरेज हाउसेस है, नोमुरा, एचएसबीसी और क्रेडिट स्विस, उन्होंने यहां पर खरीदारी की राय भी दी थी। और अंत में आप नेस्ले की रिपोर्ट देखिए। नेस्ले पर मॉर्गन स्टैनले ने डाउनग्रेड किया है, और बड़ा डाउनग्रेड है ये, इक्वल वेट से घटाकर अंडरवेट की रेटिंग के साथ टारगेट्स कट किए 18,057 से अब 15,712 पर। तो ये सारे रिपोर्ट्स है सभी कंपनियों पर। अच्छा कुशल, ये जब आप रिपोर्ट बता रहे थे, मैं कोई एक मैसेज पढ़ने में रह गया, मेल पढ़ने में, तो मैं मिस कर गया। तो सबसे बढ़िया वाली और सबसे खराब वाली रिपोर्ट कौन सी है बताओ? सर सबसे बढ़िया तो एल&टी इन्फोटेक पर है, जहां पर जो अपग्रेड किया गया है जेपी मॉर्गन की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। Okay. और जस्ट डायल की रिपोर्ट है, सिटी ने जस्ट डायल पर रिपोर्ट दिया है, टारगेट्स काफ़ी कट किए हैं, 825 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। ओके, तो सबसे खराब रिपोर्ट, खराब मतलब नीचे के टारगेट वाली रिपोर्ट तो अच्छी होगी, मतलब टारगेट नीचे के हैं। एल&टी इन्फोटेक, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एकदम खराब रिजल्ट, और ये एकदम बढ़िया, मजा आएगा। मतलब मैं तो यही सोच के तोड़फोड़, लिस्टिंग के बाद बेस्ट एवर सिक्वेंशियल ग्रोथ की है। एब्सोल्युटली। आइए थोड़ी देर में नतीजों पर विस्तार से वरिंदर बंसल से भी करेंगे चर्चा। तब तक दूसरे बंसल जी तैयार है, वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी गुड मॉर्निंग करिए। सुमित जी, बंसल जी, सब लाल लाल टाइम में है भगवान। अच्छा बंसल जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग कुशल। अनिल जी, पहले तो पिक ऑफ द डे से पहले मेरा अनिल जी एक प्रश्न है, क्योंकि आपकी नजर तो अनिल जी डोमेस्टिक एनालिस्ट और फॉरेन वाले एनालिस्ट सब पे लगी रहती है। आज ये सीएलएस अनिल जी दोबारा टाटा मोटर पे रिपोर्ट निकाल के लाया है। अभी 4 जनवरी को तो अनिल जी रिपोर्ट लाया था, वहां से ऊपर है, ऊपर गया, दोबारा से अनिल जी रिपोर्ट ले आया है। तो अनिल जी व्हाट इज दिस गोइंग ऑन अनिल जी? अरे आप कोई स्टॉक रिकमेंड करते हो और उसके बाद में किरण जी या कोई सुमित जी रिकमेंड कर दे, तो आप कितने खुश होते हो? बैक टू बैक हमारी दूसरी रिपोर्ट आई, तो क्या सीएलएस में नहीं आ सकती ये गलत? अच्छा बाय द वे वो तो ठीक है, जब मैंने बोला अरे सुमित जी और बंसल जी दोनों लाल टाइम है, किरण जी ने अचानक से, किरण जी आप क्या चेक कर रहे थे हाथ लगाकर? टाई चेक कर रहे थे, कलर चेक कर रहे थे? आपका हाथ वहां क्यों गया? देखिए मेरे पास, मैंने आज टाई नहीं पहनी, तो फिर चेक क्या करना है? नहीं चेक नहीं कर रहा था, कुछ चेक नहीं कर रहा था। आई डोंट नो आपने क्या देखा। हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ऐसा जैसे मैंने बोला किरण जी ने यहाँ हाथ लिया, किरण जी कलर चेक कर रहे हैं कि टाई चेक कर रहे हैं? तो चलिए सीएलएसए को जो करना है करने दे। बंसल जी आपको जो करना है आप करिए, आप स्वतंत्र है, बताएं सर। देखिए अनिल जी, कल मैंने दिया था बीएफ यूटिलिटी और मात्र 3 रुपए से अनिल जी टारगेट बचा था, स्टॉक गिरते बाजार में चला। और आज का स्टॉक है मेरा वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन इंडिया पर खरीदारी की राय है 145, 145 का स्टॉप लॉस है, 160 के टारगेट के लिए वेल्सपन इंडिया है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, वेल्सपन इंडिया में करें खरीदारी, ये राय है बंसल जी की। बताएं किरण जी आपको क्या पसंद है?
अनिल जी, मेरा वही कल का स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पे अच्छी खासी कन्विक्शन है क्योंकि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग के मूव देखने को मिल रही है और पिछले 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन और परसों के जो गिरावट थी उसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर दिया है कल के कैंडल ने। वॉल्यूम भी काफी स्ट्रांग है, तो मेरा मानना है कि 9350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए कैश लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और आज के लिए 9900 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, पर फेब्रुअरी सीरीज में मैं मानता हूँ 105 108 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, बाय सेल नोटा। सुमित जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग, आवाज नहीं आई थी पहले। कोई बात नहीं, बाय सेल नोटा। नहीं अनिल जी, नोटा नहीं है, बाय करना है। बाय के अंदर कोल इंडिया, कोल इंडिया चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। कोल इंडिया के अंदर यहाँ से आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। 163 के आसपास कोल इंडिया में खरीदारी करें, 160 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 168 रुपए से लेके 170 रुपए तक के लेवल कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है और इस बार ही लगता है कोल इंडिया पोजिशनली 180 से 200 रुपए तक के लेवल दिखाएगा, तो खरीदारी करें और पोजिशन होल्ड करें। फिलहाल इमीडिएट टारगेट 168 से 170 के होंगे। ओके, परफेक्ट। सेठी साहब सुप्रभात। लंबे समय बाद, पिछले 2 दिनों से आपने छुट्टी मनाई, 2-3 दिनों से सुबह वो आपका कौन सा एसपीएल मिड कैप में भी गायब थे, फिर 2:30 बजे भी आपका हम इंतजार करते रह गए और आप नहीं आए तो मार्केट भी चला नहीं। अब आज आप आ गए तो थोड़ी रिलीफ है। बताएं सर, आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, एक लक ठीक है कि आज जब मैं आया हूं और जब अभी देख रहा हूं तो कल हालांकि यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट है और पिछले 3-4 दिनों में हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छा साइजेबल एक करेक्शन हो चुका है और अभी डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और बाकी हांगकांग में तो बहुत अच्छी एक 1.25-2% की तेजी देखी जा रही है। फिर निकाय भी मजबूत है, तो मुझे लगता है कॉन्ट्रारी टू ऑल एक्सपेक्टेशंस हमारे बाजार आज अच्छा करने चाहिए और आज तेजी का रुझान रहना चाहिए बाजार में। और वैसे आज वीकली एक्सपायरी भी है तो थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है, बट बाजार में कोई भी गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बकैन जी, जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक रहेगा टाटा पावर। स्टॉक ने कल भी अच्छा किया, बट मुझे लगता है जिस तरीके से कल बाजार बंद होने के बाद भी जो अनाउंसमेंट्स आए, जो सरकार का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, इरेडा में कल सरकार ने 1500 करोड़ के इन्फ्यूजन की बात करी। मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो सेक्टर है बहुत ही अच्छा करना चाहिए और वहां से टॉप प्ले रहेगा टाटा पावर, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है इनका रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार को भी डीमर्ज कर देवे। और बाकी एक सॉलिड कंपनी है और कंपनी ईवी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके लिए भी कल खबरें आई, दिल्ली में भी कुछ करार हुआ है किसी कंपनी के साथ दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए, तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है। आज भी तेजी करनी चाहिए। 260 का टारगेट है, 240 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए 240 के स्टॉप लॉस के साथ 260 के टारगेट के लिए खरीदारी टाटा पावर में। कुछ और बेहतरीन एफएनओ पिक्स भी लेंगे हम सेठी साहब से, लेके उससे पहले कुणाल जी तैयार है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और देखिए आज सिंगापुर वाले कम से कम 50-60 पॉइंट तो गिराएंगे। अनिल जी निफ्टी तो नीचे मिल जाएगा। अनिल जी, खरीदारी की राय है शोभा में, जहां पर कि कल के ट्रेड में हमने एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ देखा, तो मुझे लगता है आज भी और आने वाले सप्ताह में भी तेजी देखने को मिलेगी। इसमें गिरावट में 1000 के आसपास इसको खरीदें, 980 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें और मुझे लगता है अनिल जी 1150 के टारगेट शोभा में आते हुए दिखेंगे। तो डिप्स में शोभा में मेरी खरीदारी की राय। तो ये अभी नहीं खरीदना है, 1000 आए तब खरीदना, करेक्ट? अनिल जी 1000 के पास खरीदे बेहतर है। 20 रुपए नीचे, 25 रुपए नीचे मिल जाए तो क्या बुराई है? नहीं आया तो अनिल जी ना आए तो मौका चूक जाएगा अनिल जी, लेकिन और भी बहुत से अवसर आएंगे और मैं और राकेश जी तो बैठे हुए हैं अनिल जी। बस वही कमिटमेंट लेना था, मिल गया सर, थैंक यू वेरी मच। तो तैयारी रखिए, अगर इसका लेवल नहीं आए तो दूसरे का काम हाँ मतलब एकदम अलर्ट पे रहे, हाई अलर्ट पे। आइए नतीजों का विश्लेषण करने के लिए तैयार है हमारे साथ वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर। कल के नतीजों का विश्लेषण एकदम शानदार, सटीक, परफेक्ट रहा, बिल्कुल जस के तस जैसा आपने बताया। आइए आज फिर से करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ, बताइए। मॉर्निंग सर, टू यू एंड द एंटायर टीम। बजाज ऑटो सर, मेरे हिसाब से सर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट था सर। ये सेक्टर ने कुछ 7-8 साल से कुछ किया नहीं है। अभी भी बजाज ऑटो जैसा स्टॉक या हीरो जैसा स्टॉक आपको बजाज ऑटो 15 टाइम पे मिलता है, हीरो 10-11 टाइम अर्निंग्स पे मिलता है। हमारा ये विश्वास है सर कि अगला 1 साल 2 साल ऑटो सेक्टर का हो सकता है।
डोंट बी सरप्राइज कि 2022 विल बी ऑटो सेक्टर विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन दिस ईयर। सो अगर आप बजाज ऑटो के नंबर्स देखें सर, तो सेल्स इनलाइन आई थी, बट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं सर। और मार्जिन हमने सोचा था कि 14.5% के आसपास आएंगे, 14-14.5% के आसपास, वो 15.2% आए सर। डोमेस्टिक टू व्हीलर मार्केट में इसका मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, 18.5% से 19.2% हुआ है। आई नो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में सारे बात कर रहे हैं, बट आपने देखा जैसे हीरो ने क्या किया सर, अभी वो एथर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक ईवी बैटरी स्वैपिंग कंपनी में भी उसने इन्वेस्ट किया। उस तरीके से आई विल नॉट बी सरप्राइज कि बजाज ऑटो आल्सो टेक्स द लीड, आज नहीं तो कल वो लेगा 15 टाइम अर्निंग्स पे मिलता है सर। एक ही चीज आप इसमें ट्रैक कीजिए कि इसके मार्जिन 20% तक कब पहुंचेंगे। 20% मार्जिन इसके प्री कोविड लेवल के होते थे, आज 15% पे आ गया है। अगर ये स्लोली वो 20% की तरफ जाने लगा तो आई एम श्योर कि हाँ भी इसको जाके आगे 20 टाइम का 25 टाइम का अर्निंग्स मल्टीपल मिलेगा। दूसरा कंपनी जहां पे अच्छे नंबर्स आए सर वो सिंजीन था। सिंजीन आज बायोकॉन के नंबर्स भी है और आपको पता है कि बायोकॉन के नंबर्स आने से पहले एक दिन एक बड़ा अपग्रेड भी आया था। इसमें एक ही चीज जरूरी थी सर कि इसके अगर मार्जिन देखें वो 32% तक पहुंच चुके हैं, और मैंने बहुत टाइम के बाद देखा कि मार्जिन 32% पे पहुंचे हैं। सेल्स, एबिटा, पैट, क्वार्टर वाई सब ऊपर था, और इन्होंने गाइडेंस भी रिवाइज किया ऊपर। तो बहुत टाइम के बाद सिंजीन से ये नंबर्स दिखे जहां पे वो कॉन्फिडेंस दिखा इस कंपनी में कि जहां जाके उन्होंने गाइडेंस भी रिवाइज किया। आप लोग से बात कर रहे थे L&T इन्फोटेक की, मगर देयर इज नो ऑपोजिट व्यू कि उसके नंबर्स अच्छे नहीं है। नंबर्स बहुत तकड़े हैं। आई थिंक 9.2% क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ देना बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में सारी की सारी जो टेक कंपनीज है, 6-7 टेक कंपनीज जिन्होंने रिजल्ट रिपोर्ट किया, उसमें सबसे बेहतर इस कंपनी का रिजल्ट होगा। मार्जिन भी 17.9% आए, एबिट मार्जिन जो एक्सपेक्टेशन था 17.3% आएंगे। एक ही चीज है सर इसमें कि इसके जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आज भी ये 45 टाइम्स नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स ट्रेड करता है, 45 टाइम्स। तो मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं सर छोटा सा, L&T इन्फोटेक के नंबर्स अच्छे हैं, हमें मालूम है सर। HCL टेक्नोलॉजीज, मगर आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि HCL टेक्नोलॉजीज आपको आज के टाइम पे 20 टाइम्स अर्निंग्स पे कैसे मिल सकता है, और L&T इन्फोटेक आपको 45 टाइम पे मिलता है। और L&T इन्फोटेक HCL के नंबर्स देखेंगे तो 7.5% उसका डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आया था क्वार्टर, जो कि सेकंड बेस्ट है टेक्नोलॉजी पैक में। प्रमोटर्स ने स्टेक भी खरीदा हुआ है, मार्जिन भी अच्छे आए थे, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आया था। सो इसलिए सर आज बहुत लोग चाह रहे हैं कि वो ग्रोथ स्टॉक्स है ना, ग्रोथ स्टॉक से निकल के वैल्यू स्टॉक्स में जाए। यही आपको नैस्डैक दिखा रहा है, तो नैस्डैक का करेक्शन 10% इसलिए हुआ बिकॉज ग्रोथ स्टॉक से लोग निकल रहे हैं, वैल्यू स्टॉक्स में जा रहे हैं। तो HCL टेक्नोलॉजीज आई थिंक इज मच बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस कंपेयर टू L&T इन्फोटेक। इनके नंबर्स अच्छे आए थे। तो ये 3 स्टॉक्स मैंने ढूंढे हैं सर जो बहुत अच्छे हैं। मगर अगर मिड कैप में आपको जाना हो तो एक CCL प्रोडक्ट्स के नंबर्स भी अच्छे आए थे, बट मेरे लिए सबसे बढ़िया बजाज ऑटो, सिंजीन एंड L&T इन्फोटेक, बट आई विल प्रेफर HCL टेक्नोलॉजीज ओवर L&T इन्फोटेक ओनली बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और दमदार नतीजे। नतीजों की लिस्ट लंबी, और इस बार तो पिछली बार तो जरूर आप कह रहे थे कि रिजल्ट सारे अच्छे एक्सीडेंट मिलते नहीं थे, इस बार कमजोर नतीजे भी आ रहे हैं। तो वरिंदर बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट रहे कमजोर? सर 2 कंपनीज के नंबर ना बहुत खराब आए थे, स्पेशली सीएट के, क्योंकि सीएट से ये उम्मीद नहीं थी कि मार्जिन हिट इतना बुरा होगा। अगर आप सेल्स देखें 1.5% क्वार्टर नीचे गई सर, बट इसका एबिटा 40% नीचे गया, 40%। मगर आप सोच सकते हो 2% सेल्स कम, 40% एबिटा नीचे क्वार्टर। मार्जिन 5.5% आए सर, सोचा था कि 9% आएंगे। अगर YoY कंपेयर करेंगे तो 15% मार्जिन से 5.5% तक मार्जिन आ गए हैं, और इस पर इसने नेट लॉस रिपोर्ट किया 20 करोड़ का। सो देयर इज सम मार्जिन हिट, बड़ा मार्जिन हिट जो हुआ है। कॉस्ट एस्केलेशन मुझे लगता नहीं इतना हुआ है, बिकॉज ग्रॉस मार्जिन जो है 45% से 34%, लास्ट क्वार्टर 37% था। बट देयर इज समथिंग बैड व्हिच हैपेंड इन C8, और ये टायर स्टॉक्स के लिए है या C8 के लिए है, ये अपने को समझना होगा आगे जाके। तो इनकी कॉन कॉल है आज सर, उसमें हम अटेंड करेंगे। लेट्स सी कि हमें क्या है, बट इसके जो मार्जिन 5%, 5.5%, इट्स वेरी वेरी बैड। दूसरा कंपनी सर जो अगेन टुक मी बाय सरप्राइज एंड वाज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे से ये कंपनी आगे आ रहा था, बट सर इसके जो नंबर्स है उसमें जो एबिटा लॉस इसने दिखाया 111 करोड़ का एबिटा लॉस दिखाया। सेल्स 10% नीचे थी, बट एबिटा लॉस 111 करोड़ का आया, और नेट लॉस ऑफ कोर्स कंपनी ने आया। तो उन्होंने एक कोई बहुत बड़ा प्रोविजन किया है, वन ऑफ प्रोविजन किया है, जो उन्होंने बोला कि हमारे कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट्स थे और हमारा मिक्स चेंज हो रहा है, जिसके कारण हमने ये वन ऑफ प्रोविजन डाल दिया है, जिसके कारण 63 करोड़ जो इम्पैक्ट है सेल्स पे आया, 115 करोड़ एबिटा पे आया, और 200 करोड़ का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे आया। आई रियली डोंट नो सर, ये वन टाइम प्रोविजन है, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, बट आई थिंक आई विल बी वेरी स्केप्टिकल कि हाँ किस तरीके से ये रेवेन्यू मिक्स चेंज होने के कारण
आपको इतना बड़ा 200 करोड़ का हिट आपको प्रॉफिट में लेना पड़ता है। तो स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज बैड सेट ऑफ नंबर्स। दो कंपनी सर सस्ती हैं बट नंबर्स नहीं आते हैं, रेलिस और ओएफएसएस, क्योंकि बहुत टाइम से उम्मीद है कि नंबर्स आएंगे, बीच में एक आधा क्वार्टर अच्छा आता है जैसे रेलिस का आया था, बट अदरवाइज आई वाज नथिंग गुड इन द नंबर्स, बहुत खराब भी नहीं थे बट कोई अच्छे नंबर्स नहीं थे। वी आर वेटिंग फॉर ग्रोथ, नंबर्स नहीं आ रहे हैं। रैलिस अगर आप देखेंगे तो एबिटा 23% नीचे आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओएफएसएस का भी जिस तरीके से आईटी के नंबर्स आ रहे हैं, सेल्स जो 1% डाउन थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आप हम बात कर रहे हैं एल&टी इन्फोटेक 9% ऊपर था, तो ये दोनों के नंबर्स अच्छे नहीं थे। बट सीएट वाज अ बिग मिस एंड स्टर्लिंग टेक वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। सारे रिजल्ट्स हैं जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन। विस्तार से बताया आपको रिजल्ट्स पर पूरा एनालिसिस वरिंदर बंसल ने। धन्यवाद वरिंदर, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, और मुलाकात कल रोज सुबह वाली तो ठीक है, मुझे इंतजार बजट की पाठशाला का है जो इस हफ्ते हम तैयारी कर रहे हैं। फाइनल टच दे रहे हैं वरिंदर बंसल अपनी बजट की पूरी बाइबल को, ये कह सकते हैं। तैयार है आप? मतलब कब तक? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार है सर, बहुत मजा आ रहा है। और आपके साथ क्या मजा क्या आता है, सीखने में मजा आता है। अरे कुछ ना कुछ नया आप मोटिवेट करके पुश करते हो तो मजा आ रहा है सर। नहीं बिल्कुल, अच्छा आप जिस तरह से अंदर तक घुसकर डेटा क्रंचिंग कर एक चीज में टाइम लगाकर जो रिसर्च करके निकाल कर आते हैं, वो मतलब समुद्र में से मोती निकालने जैसा है, मजा आएगा। तो बजट की पाठशाला का मुझे भी इंतजार है, हमारे सारे दर्शकों को इंतजार है, ताकि इस बजट को फिर से आप आसान भाषा में एकदम अच्छे से समझ पाए, सीख पाए।